ठीक है। इसमें कुछ कुछ जो टर्म है वो जान लो। पहले तो इक्वेशन का ग्राफ बनाने आता है ना पहले, ठीक है। जैसे क्या बोल सकते हैं इसको, सॉल्यूशन। पता ही है क्या होता है, जो पार्टिकुलर इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे एक्स और वाई का वैसा वैल्यू। ठीक है, एलएचएस आरएचएस को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे भी जो भी टर्म में डाउट होगा तो उससे चलना सकते। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, जहां पे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर कभी भी 0 के बराबर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का सम कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इसका भी सम कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इसके आगे देखो, क्लियर, ये चीज समझ लेना, जनरल फॉर्म होता है। इसके बाद तुम लोग पढ़े होगे, नाइन्थ में ही पढ़े थे ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ हमेशा इसका कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। समझना है, ऐसे रिवीजन हो रहा है। ठीक है, ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही बनता है। चलो, तो अब जो तुम लोग टेंथ में पढ़ा होगा अभी तक, आई थिंक वो होगा एक पेयर ऑफ, इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं, पता है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग छोटे टर्म में अगर कोई बोले तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। उतना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इतना बोलने से अच्छा आप डायरेक्टली बोल सकते हो सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो इसके तीन सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। एक तो यूनिक, एक मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन कब देता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 रहे। मेनी सॉल्यूशन कब देगा, जब सारा का सारा इक्वल हो जाए। एंड नो सॉल्यूशन, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 रहता है। ठीक है, इन दोनों को हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पता है सबको कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, जिसका एटलीस्ट क्या हो, वन सॉल्यूशन हो। और ये क्या कहलाता है, ये तुम्हारा इनकंसिस्टेंट में आ जाता है, इसमें इनकंसिस्टेंट में, जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, अब ग्राफ, इसी में एक दो टर्म और आता है, वो होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पता है इसके बारे में, क्या होता है ये, जिसका कांस्टेंट क्या रहे, 0 हो जाए। कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सर थोड़ा धीरे धीरे चलिए ना। ठीक है, अभी तक आगे सब कुछ समझ में, चलो ठीक है, धीरे धीरे। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, तो अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन whose whose constant terms are whose constant terms are 0। तो इसका अगर हम जनरल फॉर्म लिखने बोले तो क्या लिखेंगे, a1x plus b1y equals to 0 and a2x plus
b2y इक्वल्स टू 0। तो जिसका कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए उसको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या कहलाता है? तो जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट जिसका नो सॉल्यूशन हो। ठीक है, कंसिस्टेंट में यूनिक एंड मेनी आ जाएगा और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन वाला पार्ट आ जाएगा। एक ये वाला टर्म थोड़ा ध्यान में रखना, इसमें कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, जैसे इसमें तुमको लिख देगा, मतलब बहुत सारा ऑप्शन एनटीएससी एग्जाम में पूछ देता है कि एक ऑप्शन ये दे देगा कि ये नहीं लिखेगा, तुमको इक्वेशन इसी फॉर्म में देगा, मतलब ए बी के जगह पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहेगा, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा करेक्ट चॉइस होगा। तुमको ऑप्शन में सारा रहेगा कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। एक ऑप्शन ये दे देगा, दूसरा में इक्वल्स टू 0 कर देगा। ठीक है, तीसरा कुछ डिफरेंट टाइप का देगा तो ऑप्शन भी करेक्ट करके आ जाएगा। पूछा है बहुत बार एनटीएससी एग्जाम में, ये चीज पूछा गया है इसलिए लिखा है। क्लियर? तो ये चीज थोड़ा समझ के रखना। तो ये सब बेसिक टर्म्स था इस चैप्टर का। इसके बाद और भी कुछ है, उसको हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। अभी तक कहीं डाउट है तो बोलो। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमेशा क्या रहता है? तो एलएचएस आरएचएस हमेशा क्या हो, एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जिससे हमेशा एलएचएस आरएचएस क्या होता चला जाए, इक्वल होता चला जाए। ठीक है, कुछ पूछना है अभी तक? चलो नेक्स्ट है, इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो सबसे पहला, अगर यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यानी दो इक्वेशन होगा, दो इक्वेशन तो दो स्ट्रेट लाइन होना ही है। ठीक है, तो दो दो स्ट्रेट लाइन है, तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में दोनों स्ट्रेट लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ग्राफ बनाने आता है ना सबको? ठीक है, तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन क्या होगा, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन का पार्ट होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और एक चीज याद रखना, जब भी ग्राफ बनाना एग्जाम में भी, तो हर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर उसका इक्वेशन हमेशा लिख दिया करना, बिना इक्वेशन लिखे मत आना। जो भी इक्वेशन होगा उसको उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जरूर से मेंशन कर देना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ये दूसरा, मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, तो कॉन्सिडेंट लाइन, मतलब एक दूसरे दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। इस केस में मेनी सॉल्यूशन, इस केस में क्या होता है, तो मेनी सॉल्यूशन होता है। कॉन्सिडेंट लाइन। एंड सबसे आखिरी, नो सॉल्यूशन के लिए लाइन हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल रहता है। अगर लाइन पैरेलल लाइन से तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ पूछना है अभी तक? सर सेकंड वाला थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोइंसिडेंट कैसे हुआ? कोइंसिडेंट लाइन, हाँ जैसे दो
ये जो मेनी सॉल्यूशन का होता है ना कंडीशन, जैसे तुमको हम ये इक्वेशन दिए 4x प्लस 8y इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो जैसे तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसका कोई एक कोऑर्डिनेट लोगे पार्टिकुलरली, क्लियर, एक्स वाई लेकर के एक बार x0 y0 करोगे, और दूसरे वाले में से ऐसे सिंपली समझो ना, इतना भी नहीं करना है। इस इक्वेशन से, दूसरे वाले इक्वेशन से 2 कॉमन लेके बाहर करो, तो बेसिकली ये तुम्हारा जो पहला इक्वेशन था उसी फॉर्म में चला गया कि नहीं चला गया? चला गया ना। हाँ तो हाँ। दोनों ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का लाइन क्या होगा, सेम ही होगा। बट तुमको दोनों वहां पे वो इस पार्टिकुलर जो हम ग्राफ बनाओगे ना, यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख देना, एक ऊपर और एक नीचे अपना लिख देना, ठीक है। और कुछ? नहीं। और कोई डाउट? हम ऑनेस्टली बोल रहे हैं कि हम ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग को आता है, इसलिए कहीं भी डाउट हो तो बता देना, ठीक है। और हम याद होगा, चलो अभी तो अलजेब्रिक मेथड बता देते हैं सॉल्व करने का, फिर ग्राफिकल मेथड तो उसके बाद मूव करेंगे हम लोग। पहले कंडीशन पे कुछ कुछ क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, उसको सब कुछ बनाते चलना। टू एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 7, a प्लस b प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x, a प्लस 2b प्लस 2 multiplied by y equals to 4 into a plus b plus 1। a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रहा हूं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करो। क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, हम लोग बनाते चलें। पहले पहला कर लो। छोड़ दे। सर x इज इक्वल टू 3 और y का वैल्यू हो गया 4। एक्स वाई ए बी क्या निकाल दी? हम ए एंड बी निकालने बोले। हाँ सॉरी सर, मतलब इस हिसाब से a का वैल्यू हो गया 3 और ओ हमें भी हम सर x y समझ के मान लिए, सॉरी सर सॉरी। ए का वैल्यू 3 एंड बी का वैल्यू 2। हाँ सर a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2, सॉरी। प्रॉपरली सॉल्व की क्या अंदाज लगाई कि अच्छा ऐसा इक्वेशन है तो इनफाइनाइट होने के लिए ऐसा ही होना पड़ेगा। नहीं सर वो ना हम अभी जब आप क्लास में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रहे थे ना, तो यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो हम दूसरे क्वेश्चन का बोल दिए। सर हो गया। यही आंसर आया। यस सर। तो देखो, हाँ, बाकी तो कर लेने दो, सबका आ जाएगा तो बता देना। सर बन गया। ठीक है।
इस पे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन देंगे, उसमें अच्छे से आंसर देना, अभी नहीं दे रहे, बता देंगे। जहाँ पे गलतियां होती है उन सब करने के लिए, ठीक है। तो सर देखो, हाँ बोलो। क्लास में बात पूछ लूंगा। ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अब इसमें क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि यही चीज लिखा रहे कि इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। मे बी ये भी लिख दें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। तो दोनों केस में ही काम करना था ना। तो क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछ सकता है, तुमको डायरेक्टली लिख देगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, ए एंड बी निकालो। कब? तो जब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। या फिर क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर दे कि ए एंड बी निकालो जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या रहे, कोइंसिडेंट लाइन रहे। तो दोनों केस में बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ही, इसमें भी kx प्लस 3y equals to k minus 3 and 12x plus ky equals to k। इसके लिए भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। के प्लस माइनस 6 होगा। दो वैल्यू ना, और सोचो। देखो, कभी भी इनफाइनाइट का केस आए ना, लक्ष्य याद रखना, उनको दोनों पॉसिबिलिटीज, जैसे तुम्हारा यहाँ पे दो आंसर आ रहा है ना, तुम्हें यहाँ पे पुट करके देखो, एक के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। तुम इस दोनों को चेक किया, एक बार इन दोनों को चेक भी करके देखो, फिर रिजल्ट पे पहुंचो। बहुतों का प्लस माइनस 6 आया होगा, कितने का आया? 6 आएगा। सर 6 आएगा। सिर्फ 6 होगा, बढ़िया। पहले वाले जब से तो प्लस माइनस 6 ही आ रहा था। हाँ, लेकिन इन दोनों को जब सॉल्व किए तो ये बोला तो कि नहीं, के का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 6 होना चाहिए। अब जैसे तुम चाहे इन दोनों को करके देखो, फिर इन दोनों को करके देखो, हमेशा एक ही रिजल्ट निकलेगा, दो नहीं पॉसिबल है। इन दोनों को करके देखो, फिर इन दोनों को करके देखो, तो यहाँ से भी एक ना एक कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। या हो सकता है सिर्फ और सिर्फ के का वैल्यू 6 आ जाए। तो ये सारा पॉसिबिलिटीज है। तो कभी भी एकदम ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट का और बोले के का वैल्यू निकालो, तो एक बार चेक कर लेना एटलीस्ट दो सॉल्व करके। और अगर के का एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है तो कोई झंझट नहीं है। जैसे यहाँ पे दो था, प्लस भी था और एक माइनस 6 भी था, तो इस केस में हमेशा दोनों चेक कर लेना, ठीक है। ये गलती करता है लोग, तो इससे बचना है तुम लोग को। जैसे हम इन दोनों को सॉल्व किए थे तो के का वैल्यू प्लस माइनस 6 आया, और जब B1, B2 और C1, C2 को किए थे तो के का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 6 आया था। तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा? के का 6 होगा। तो इस गलती से बचना है, ठीक है। आया समझ में? एक्सपेरिमेंट करके देखना तुम, इनफाइनाइट नंबर का सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कुछ और क्वेश्चन निकालना और ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक्सपेरिमेंट मतलब सॉल्व करके एक, कहीं जिस के में ऐसा आंसर मिले ना। सर हाँ बोलो। क्या ग्राफिकली कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक्स एक सिंगल वैल्यू ही होगा? इसको ग्राफिकली मतलब नहीं समझे, सॉल्व करना है उसमें जाकर के। सॉल्व कर लिए तो जो कंसिस्टेंट का जो कंडीशन रहता है वो लगा के तो आ जाएगा, लेकिन जब तो इक्वेशन देख के ग्राफ के द्वारा बताना पड़ेगा कि सिंगल सॉल्यूशन के का होना चाहिए कि मल्टीपल होना चाहिए, कैसे जस्टिफाई करें?
के का यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन फिक्स ही नहीं है, तो ग्राफ में इसको ड्रॉ मतलब कैसे करोगे? के कुछ का जैसे कुछ पता ही नहीं है तो ग्राफ बन पाएगा? के का वेरिएबल वैल्यू भी हो सकता था ना, वही बोलना चाह रहे हो ना तुम? यस सर, ग्राफ में सर ये के क्या रिप्रेजेंट करेगा? निकालना ही पड़ेगा उसको, बिना निकाले कैसे फिर के का वैल्यू निकलेगा? या हो सकता है ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना हो, आना चाहिए, बट मेरे को नहीं पता हो, तो मुझे सीखना पड़ेगा, नहीं पता है मुझे। ठीक है, अगर वैसा कुछ होगा तो हम सीख के बता देंगे नेक्स्ट क्लास तक तो क्या, बट इतना नहीं आइडिया मुझे, ग्राफिकली देखना पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट लिखो। यूनिक वाले, ये इनफाइनाइट वाले में हमेशा ये ध्यान रखना, ये चीज चेक कर लिया करना। नो सॉल्यूशन के लिए अब दे रहे कुछ, उस पे बना जाओ। -5 इसके लिए नो सॉल्यूशन। और एक क्वेश्चन और इसकी कर लो। दोनों के लिए no solution। सर के -1 है क्या ऊपर वाले? के -1। 1। सर हाँ, फोर्थ वाला में मेरा ख्याल से के नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। के नॉट इक्वल टू 6, और पहले वाले से तो क्या आ के रहा है? इज इक्वल टू 6। एक में के इक्वल टू 6 भी आ रहा है, एक में के नॉट इक्वल टू 6 आ रहा है। हाँ जी, तो दोनों पॉसिबल है इसमें। यस। के 6 तो के क्या? इक्वल होगा तो इसका तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा ना। हाँ, और नॉट इक्वल टू 6 रखेंगे तो कोई भी वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन नहीं होगा शायद। इसके लिए आंसर क्या होगा?
कि के का कोई ये वैल्यू not नहीं एग्जिस्ट। हाँ, ठीक है, तो के का वैसा कोई वैल्यू इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जिससे ये नो सोल्यूशन दे। ये भी आ सकता है। यस, इसलिए तो ये दिए क्वेश्चन है। ये तो हर चीज चेक करना है तुमको। यूनिक सॉल्यूशन वाले में उतना दिमाग नहीं खराब होता है। यूनिक, हाँ सुन लो एक मिनट, यूनिक सॉल्यूशन का, हाँ बोलो बोलो बोलो। हम ये फोर्थ का आंसर पूछ रहे थे, के इक्वल टू 6 आया। और नॉट इक्वल टू भी 6 आ रहा है इसमें, नहीं, दोनों है। सिर्फ देखो देखो देखो, एक बार a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 किए होगे तो k इक्वल्स टू 6 आएगा। हाँ सर। ठीक है, b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 लिख रखा है। ठीक है, तो अच्छा तुम ही सोचो, यहाँ पे k का वैल्यू अगर 6 पुट कर दोगे तो क्या ये नो सॉल्यूशन रहेगा कि इनफाइनाइट में बदल जाएगा? देखो तो, इन्फिनाइट में बदल जाएगा 3 कॉमन। इनफाइनाइट में बदल जाएगा तो k का 6 पॉसिबल है क्या वैल्यू रखना? है ही नहीं। तो यहाँ पे भी चेक करोगे ना इस चीज को, तो यहाँ से निकल के आएगा k इज नॉट इक्वल टू 6। आई थिंक यहाँ पे k था ना, हाँ k इज नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए बस सिंपली ये लिख देना k का वैसा कुछ वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने पे नो सोल्यूशन दे। ठीक है, तुम k का कोई भी वैल्यू पुट करके रख लो, नो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम k का वैल्यू 1 रखेगा तो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाएगा। तो इस केस में तुमको क्या मिल जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा ना। ठीक है, 2 रखेगा तो भी यूनिक सॉल्यूशन, 3 रखेगा तो भी यूनिक सॉल्यूशन, वहां पे जैसे ही 6 रख दोगे तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब बेसिकली देखा जाए तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आइदर यूनिक देगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन नहीं देगा। ठीक है, तो हम बस ये बताना, इतना क्वेश्चन दे करके बस ये बोलना चाह रहे हैं ना कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुमको हर एक पॉसिबिलिटीज चेक करना पड़ेगा। और नहीं तो सबसे सिंपल काम, जो भी तुम्हारा वैल्यू आया, एक 5-10 सेकेंड का काम लगेगा, उसको रफली इसमें पुट, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उसमें पुट करके चेक कर लेना कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है क्या उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पे फिट बैठ रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ, हाँ बोलो। मैं एक बात नोटिस की है हाँ सर, जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है ना, उसका जो y इंटरसेप्ट है ना, वो सेकंड वाले का पाइवट है, उसके अराउंड रोटेट करेगा कोई एक k का वैल्यू के लिए भी। क्या करेगा? उसके अराउंड रोटेट करेगा y इंटरसेप्ट फर्स्ट वाले का। हाँ जैसे कि सर y मतलब पहले वाले इक्वेशन का जो y इंटरसेप्ट होगा ना, जो उसका लाइन बनेगा, हाँ हाँ हाँ, अगर जो y इंटरसेप्ट है उसके अलाउंग सेकंड वाले का कोई भी k का वैल्यू के लिए जो लाइन बनेगा उसके अराउंड ही रोटेट करेगा। बाई इंटरसेप्ट जो दिया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बाई इंटरसेप्ट जो भी बन रहा है वो उसके अराउंड ही रोटेट करेगा। हाँ हाँ ठीक है, बट ठीक है, इसको ध्यान में रखना सब कोई। कभी भी इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन है तो हर एक केसेस अपना चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। कर लो, एक दो अभी यूनिक पे कर लो, दिक्कत नहीं है ना किसी को? ऐसे हम रिवाइज करा रहे हैं, तो चलो। इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन का बता दो क्या होगा के का वैल्यू। के का क्या वैल्यू होगा वो पूछे हैं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन।
सर के -4 नहीं होना चाहिए। पूछ रहे के का क्या वैल्यू होना चाहिए, तुम बोल रही है -4 नहीं होना चाहिए, क्या रियल लिखेंगे नंबर के के का? कुछ भी। देखो बस तो -4 नहीं होना चाहिए। -4 नहीं -4 होना चाहिए। चलेगा -4 सर। -4 के का वैल्यू रख सकते हो क्या? यूनिक रहेगा फिर? नहीं नहीं नहीं। नहीं रहेगा ना के का -4, तो देखो रख के -1/2 -1/2 मिल जाएगा। कर लेने दो बात। सबका है ना के इज नॉट इक्वल टू -4। तो ठीक अगर है तो पूछ रहा है एग्जाम, कि क्या होना चाहिए तो बोलेंगे तो ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट हाँ, -4। तो इस क्वेश्चन ऐसा, इस क्वेश्चन में तुमको एक स्टेटमेंट हमेशा लिखना होगा। क्या लिखना होगा? तो है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल गिव यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के अदर देन -4। तो ये बहुत जरूरी लाइन होता है वहां पे मेंशन करना, क्योंकि क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा गया था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल गिव यूनिक सॉल्यूशन। ये तो तुमसे नहीं पूछा गया ना कि के की मतलब के का क्या नहीं रखे हम कि वो यूनिक सॉल्यूशन मिले। समझ रहे हो बात को? तुमसे क्वेश्चन में पूछा है के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन देगा यूनिक सॉल्यूशन, तो दोनों में डिफरेंस है। तो हम तुमसे पूछे के का वैल्यू बताओ, आप बोल रहे हो के इज नॉट इक्वल टू 4। तो हम के पूछना चाह रहे हैं बताओ वैल्यू, तुम बोल रहे हो नहीं बता सकते, मतलब -4 नहीं रख सकते, हमको के का वैल्यू चाहिए। तो ये स्टेटमेंट कंपलसरी है लिखना यूनिक सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जाम में कोई भी एग्जाम देना तो यहाँ पे तुमको जरूर से ये मेंशन करना होगा, hence the system of equation will give unique solution for all real values of k except -1। ठीक है, अब एग्जाम में तुमको ऐसा देगा, देखो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा या सिंगल करेक्ट वाला आएगा, तो वहां पे तुमको हर एक चीज मेंशन करेगा। एक तो लिख देगा के इज नॉट इक्वल टू 4, और एक यहाँ पे तुमको दूसरा ऑप्शन जरूर मेंशन करेगा, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखाया कि के बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड यहाँ पे कहीं लिख देगा क्या उसको, एंड के इज नॉट इक्वल टू 4, ऐसा कहीं ना कहीं मेंशन कर देगा। तो ऑल रियल नंबर होगा और ये ऑप्शन जाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से, कभी भी जल्दीबाजी मत करना ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ 6 नंबर। सर के -14/5 नहीं है। ठीक है, वो बस हम ये स्टेटमेंट के लिए बोले थे, ये कंपलसरी है, बाकी सब कुछ नहीं है। इसके लिए तो के इज नॉट इक्वल टू -14/5। जब इसके अलावा हम के का सारा वैल्यू रखते जाए तो जो हमेशा क्या मिलेगा, ठीक है बना लेने में सकते। हो गया सबसे, स्वयं बन गया सारा। यस सर। Okay, तो ये सब चीज बस ध्यान में रखना। मेरा ये सारे क्वेश्चन कराने के पीछे बस मोटिव ये था कि ये छोटा छोटा गलती हो जाता है जहाँ पे मार्क्स काटा जा सकता है, तो इन सब चीज से बचना है हमेशा। ठीक है, समझ गए स्मृति, रिद्धिमा, यस सर। यस सर। लक्ष्य, यस सर। ये हिमांगी, हाँ सर। ठीक है, अंशुल, अद्या। यस सर समझ गया। यस सर। ठीक है, तो चेक कर लेना थोड़ा, उससे सियोरिटी तो आएगा। जैसे हर एक केस में थोड़ा सा तुमको टाइम भले ही लगेगा, एक बार पुट करके देख लेना
कि क्या सेटिस्फाई हो पा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ पा रहा है या नहीं आ रहा है, तो चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आंसर चेक करने में। रफली अपना माइंड में इतना चेक कर लेंगे इसको करके। इसमें तो बस यूनिक सॉल्यूशन वाले में ये स्टेटमेंट लिख लेना है, मेनी सॉल्यूशन वाले में जो भी के का वैल्यू आएगा और दूसरे वाले से के इज नॉट इक्वल टू समथिंग आएगा, उन चीज को देख लेना एक बार रख के। एंड इसमें कहा गया, मेनी सॉल्यूशन में भी एक बार ये सारा चीज चेक करके देख लेना, ठीक है। यही सब पे गलती होता है, और क्वेश्चन मतलब बेसिकली मैंने देखा है बहुत बार इस पे पूछा गया है, खास करके ये यूनिक सॉल्यूशन वाला जो करवाए थे ना इसमें, और क्लियर बताया गया था। तुम कुछ भी बुक ये उठाओगे ना, जो सैंपल पेपर आता है उसमें लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस, जो भी टॉप परफॉर्मर होता है उसका ये करता है, कॉपी स्कैन करके उसमें डाल देता है। तो हम 2-3 साल का ये देखे थे, तो सारे के आंसर शीट में ये स्टेटमेंट तो जरूर से मेंशन किया रहता है, और नीचे वो सैंपल पेपर में नीचे में लिखता है कि कहाँ पे लोग गलतियां करते हैं, वो चीज मेंशन करता है। तो उसमें क्लियर ये चीज मेंशन किया था कि ये स्टेटमेंट नहीं लिखा होता है। तो वहां से हम भी ये चीज ये हुआ था कि अच्छा हाँ यहाँ पे ये गलती करते हैं, तो इनसे बचना है, ठीक है। तो कहीं दिक्कत इसमें, ये सब था कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद सॉल्व करना होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से एंड ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, तो आज अलजेब्रिक मेथड देख लेते हैं। जिसमें आई थिंक सब्स्टिट्यूशन आता है सबको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा Yes, है इसमें मेथड होता है सर? हाँ, एलिमिनेशन मेथड। अब तुमसे एग्जाम में बोलेगा जो मेथड से बनाने उसी मेथड से बनाना है, अपना एक्स्ट्रा मत कुछ करने लग जाना। और सबसे आखिरी क्या होता है जो तुम लोग पढ़ा होगा नया इस बार, क्रॉस वो मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो एग्जाम में मेंशन आप करेगा कुछ लिख रहे कि हैं? हाँ, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब स्क्रीन फ्रीज हो गया है। सर एलिमिनेशन तक ही दिख रहा है, उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा। मेरे वाले में तो भी नहीं दिख रहा। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। बस सुन लो, तो एग्जाम में मेंशन किया हुआ रहेगा तुम्हारे कि जैसे लास्ट ईयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया था, बट इस बार तो बोर्ड ही नहीं हुआ था, तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से क्वेश्चन आता। बट इस बार क्या है, इस बार तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, डिसीजन कुछ फाइनल हुआ नहीं है। तो इस चीज ध्यान में रखना, जो मेंशन करेगा मेथड कि बाय दिस मेथड वाया दिस मेथड, तो आपको उसी पार्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है। नहीं तो आंसर आ भी जाएगा, आंसर सही भी आएगा, बट नंबर कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। मेंशन नहीं करेगा तो खुद से कर सकते हैं ना? मेंशन नहीं करेगा तो आप कोई भी मेथड से बना सकते हो, फिर तो आप फ्री हो। अगर मेंशन कर दिया तो फिर अपना कोई एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। रुक जाओ, स्क्रीन शेयर कर ले फिर से। तो कुछ हम टाइप्स ऑफ इक्वेशन करवा दे रहे हैं जो रिड्यूस करके सॉल्व करना होता है, मतलब वो बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में नहीं रहता है, उसको रिड्यूस करना होता है उस फॉर्म में, वो सब करवा देते हैं। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का बेसिक क्वेश्चन बना लोगे ना, छोड़ देना उसको, तो बोल दो हाँ सर छोड़ दीजिए। नो सर। नो सर, सर करा दीजिए। चलो तो क्वेश्चन बनाते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाद में, पहले बाकी मेथड से करते चलना। लो लिखो, क्वेश्चन लिखो, अपने मन से जो मेथड से बनाना है बनाओ इसको।
निकालो एक्स और वाई का वैल्यू, जो मन करे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, बस यही दोनों क्रॉस मत लगा दिए। चलो बेसिक क्वेश्चन चाहिए था फिर, रिवाइज हो जाएगा। एक को एलिमिनेशन से कर लो, एक को सब्स्टिट्यूशन से कर लो। बन गया? यस ठीक सर है। हो गया। चलो अब ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जो आप करवाने जा रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम इक्वेशन which is reducible to system of linear equation, टाइप बाय टाइप करके हम बता दे रहे हैं, दिमाग ध्यान में रखना है इन सब चीज को। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तुम ही लोग बताते चलो क्या करना होता है ऐसे फॉर्म में। है तो नहीं, एक पेयर ऑफ, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में तो है नहीं, इसको उसमें रिड्यूस करना है। वन क्या बाय करना एक्स को होता है? यू और वन बाय वाई को वी। वी ले लेते हैं। तो यू कुछ भी ले सकते हो, यू भी ऐसा कुछ है नहीं कि, वन बाई वाई को वी लेकर के यू एंड वी का वैल्यू पहले निकाल लेना होता है, उसके बाद फिर से एक्स सर और थोड़ा वाई का। ऊपर कीजिए। कर लो सॉल्व इसको। सर हाँ अगर जेई में ज्योमेट्री भी एक सिलेबस होता तो ओलंपियाड के इनलाइन और आ जाता। थोड़ा सा, क्योंकि ओलंपियाड में तुम्हारा ज्योमेट्री तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से तो एक क्वेश्चन रहता ही है। नंबर सिस्टम पे एक हम ये भेजेंगे, हम अध्याय को भेजे थे तुम लोग को। नंबर सिस्टम का एक और बुक है मेरे पास, उसका पीडीएफ हम तुम लोग के ग्रुप में डाल देंगे। सर बुक का नाम? अरे बुक नहीं है, मतलब वो हमको एक साइट से मिला था, मतलब बहुत सही लगा था हमको, उसमें बहुत अच्छे से समराइज किया हुआ है पूरे नंबर सर सिस्टम। सच में वो बहुत सही है। है ना, वो हम भेज देंगे, आज भेज देंगे, तो भूल गए थे कल ही भेज। सर अभी भेज दीजिए। अभी पढ़ो तुम, नहीं तो फिर भाग जाएगा। 20 दिन की बात है यार, बातचीत कर लो फिर तो तुम अपने रास्ते में हो अपने रास्ते। भेज दूंगा मैं अभी, भेज पूरा क्लास में। इसको इसका वैल्यू निकालो।
हो गया? कितना कितना आया? एक्स और वाई। सर x 1/6 और y 1/4। बना बाकी से ही? चलो नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। ये भी सिमिलर, पहले टाइप से मिलता जुलता ही होता है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बस। इस केस में क्या करना होता है? 1/y, x प्लस वाई को a ले लेना, एंड 1/y, x माइनस वाई को। ठीक है, कर लो सॉल्व फटाफट। आंसर बताना जिसका भी है।
सर आ तो गया लेकिन पता नहीं सही है या नहीं। क्या क्या आया? सर x11 आया और y8। देख लो कुछ करके। 11 8 19 हो जाएगा, और 19 ये हम इसको 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किए। वाह, काहे इतना मेहनत करनी चली गई इसमें। देख लेते हैं ना, 11 8 19 हो जाएगा, 57 3, 11 में से 8 3 2 6 5, ठीक है 5 बटे 5। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 38 2, और 3 7 7, फिर यहाँ -9 हो रहा है, माइनस। बाकी लोग का यही आया क्या? ठीक है, आंसर यही होगा 2 माइनस, और यहाँ पे -7। तो गया, वेरीफाई हो गया ना LHS RHS, सही आंसर है। ये भी काम कर सकते हो सियोरिटी के लिए, एग्जाम में ना एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के पुट करके देख सकते हो वहां पे भी। जैसे आंसर तो आ जाता है एग्जाम में, तो रिजल्ट पता नहीं कि इस पार्टिकुलर इक्वेशन का एक्स और वाई का क्या वैल्यू आएगा। तो अगर समय बचता है तो आखिरी में एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके LHS RHS इक्वल करके देख लेना, अगर हो रहा है तो सही है, क्योंकि आप तो बनाते जाओगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा ही कि मेरा तो ये सही बनेगा ही। थोड़ा सा भी प्लस माइनस का इधर उधर होता है तो आंसर गलत हो जाता है। तो थोड़ा वक्त निकाल के एक्स और वाई की जगह पे पुट करके चेक कर लेना, कर ही लेना अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाता है। अगर पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम सही ही बनाए हैं तब तो बात अलग है, थोड़ा सा भी इधर उधर कॉन्फिडेंस जा रहा है तो चेक कर लेना। समझी अद्या? 11 और 8 निकाली तो पुट करके देख लेती ना कि सही हो रहा है या नहीं। सर जब लेंदी होने लगता है तो हमको लगता है हम गलत कर दिए हैं। नहीं नहीं, तो इसलिए बोल रहे हैं ना कि जो भी आएगा ना एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके देख लेना। अगर एक को कर रहा होगा तो आई थिंक दूसरे को भी कर ही देगा 35, बट दोनों में करके देख लेना, अच्छा रहेगा ना। नंबर का फिर अपना ये रहेगा कि हाँ चलो ये तो मेरा सही ही बना है। अब उसमें भी गलती कैलकुलेट करके सही हो गया तो फिर लक ही खराब है अपना। चलो तो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में और भी 2 3 टाइप से वो बता देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे। देखो क्रॉस ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया जैसे यहाँ पे एक्स और वाई और कुछ पार्टिकुलर नंबर के साथ था। कहीं कहीं पे तुम क्वेश्चन देखा होगा जिसमें एक्स तो वेरिएबल है ही, साथ ही साथ ए के टर्म में भी क्वेश्चन है, AX+BY ऐसा करके। देखियो ऐसा वाला क्वेश्चन। सर एनसीईआरटी का लास्ट वर्कशीट है ना, जो ऑप्शनल रहता है उसमें था। हाँ, तो वो सारे क्वेश्चन को आप कोशिश करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाने का, क्योंकि उसमें कभी कभी पता नहीं चलता है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन तो बहुत ज्यादा लेंदी कर जाता है उसमें। बता रहे हैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करना उन सारे क्वेश्चन का ही, बट तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू किए हैं नहीं। तो कल मेरा कब है क्लास, परसों है, बना गया ना। हम ये सारे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जैसे 46 हो गया हमारा, ये बी हो गया। इन सब क्वेश्चन में सबसे सहूलियत सॉल्व होता है तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे हिसाब से। बाकी तुम लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना, तुमको जो भी मेथड सही लगे। बट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको बनाने जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो आंसर श्योर है कि सही ही आता है। तो इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर करना है तो कर लेना। बट अब तो पूछता नहीं है ऐसा क्वेश्चन, इक्का दुक्का पूछ दिया तो पूछ दिया, लेकिन ऐसा कभी भी आए तो कोशिश करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही बनाने। ठीक है, चलो तो आज रहने देते। अभी हम वो बुक भेज दे रहे हैं, देखना उसमें जरूरी नहीं है पढ़ती रहो, उसमें कुछ कुछ अच्छा अच्छा चीज दिया हुआ है, उसको फॉरवर्ड कर दे रहे।
कुछ पूछना है आज का? बोलो, कहीं भी डाउट है तो। सर अभिजीत सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कब शुरू करेंगे? पहले ये तो हो नहीं रहा है। अभी ट्रियो खत्म हो जाने दो, क्योंकि उसमें फिर स्लोप वगैरह आता है तो रोज रहता है कुछ कुछ का। कोऑर्डिनेट तो चलेगा, वो तो 3 महीने चलता है, वो 3-4 महीने से कम नहीं चलेगा वो तो। पढ़ना ही है। पहले अलजेब्रिक क्वेश्चन खत्म करेंगे सर, ट्रिगो खत्म करेंगे, क्वाड्रेटिक, एपी, जीपी, एचपी, उसके बाद ही कोऑर्डिनेट शुरू होगा। अच्छा, एक एक थोड़ा सा सुन लो, कल अध्याप पूछी थी ये सब क्वेश्चन, हम पॉलिनोमियल में भूल गए थे कराना। नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री वाला क्वेश्चन और नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन हम भूल गए थे कराना। जैसे मोस्टली ये सब क्वेश्चन तुम्हारा हम एनटीएससी बेस पे ही बता रहे हैं कि उसमें पूछा जाता है कि इफ number of terms of any polynomial is m, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? m है, देन डिग्री क्या होगा इसका, उस पॉलिनोमियल का? हाँ, ये बेस m-1 होगा। क्या ये मल्टीवेरिएट के लिए एप्लीकेबल होगा? मल्टीवेरिएट मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स पे एप्लीकेबल होगा या सिर्फ और सिर्फ यूनिवेरिएट पे एप्लीकेबल होगा? यूनिवेरिएट पे एप्लीकेबल होगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर m है, तो डिग्री कितना होता है? m-1। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लो, इसमें कितने टर्म्स होते हैं? 3 टर्म्स होते हैं, और इसका डिग्री कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो इस ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा है, हम बताना भूल गए थे जब पॉलिनोमियल्स करा रहे थे, तो कल ही हो रहा था ना, तो कल भूल ही गए थे। तो ये चीज को ध्यान में रखना कि नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री में क्या रिलेशन है। तो डिग्री जो होता है, नंबर ऑफ टर्म्स से हमेशा एक कम रहता है, ठीक है। और इसको उल्टा करके भी पूछ देगा कि डिग्री इसका m है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, तो m+1 हो जाएगा, ठीक है। 22 वर्षा चलता है। फिर एक नंबर ऑफ टर्न्स वाला भी था ना, टर्न्स मतलब ग्राफ वाला होता है बेसिकली। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा ऐसा चलता है, पैराबोलिक चलता है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स मतलब हुआ कि ये पीक पॉइंट पे आकर के अपना घूम गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 2 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ये टर्म्स था सर और ये टर्म्स। हाँ बोलो। सर पहला वाला जो उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि कोई भी बोले तो कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी। अरे कोएफिशिएंट तो 0 नहीं होना चाहिए। वहां पे बेसिकली टर्म्स रहता है, हम लोग नहीं कर पाते। जैसे ax² + c है, ठीक है। तो है तो सेकेंड टर्म अवेलेबल, बट कोफिशिएंट 0 हो गया। तब भी तो उसको बाइनोमियल ही ना बोलेंगे इसको अगर हाँ, ये जीरो। है कि एक कंडीशन ये होना चाहिए कि जो डिग्री डिपेंड, हाँ कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक जैसे x² का ही कोफिशिएंट 0 हो गया तो बेसिकली वो क्वाड्रेटिक ना रह करके क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाता है ना। हाँ, ये कंडीशन ऐड कर सकते हो कि कोई भी ये तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो एक पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। तो ये टर्म्स पे था और ये टर्म्स पे है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ लेना, ठीक है। जैसे आ, अगर तीन तीन डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल, तो वो एक्सिस को बेसिकली कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? 3 पॉइंट पे करेगा। तो इसके कितने टर्न्स है? तो 2 टर्न है। तो ये सब पूछता है कभी कभी, इन सब चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, तो आज
तो आज का लेक्चर में कोई डाउट है क्या लीनियर इक्वेशन में किसी को, या कुछ रह गया है रिवाइज कराने के लिए? हाँ बोलो। सर एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है कितना जगह पे काटता है एक्स एक्सिस को? एक्स क्यूब सिर्फ हाँ, एक। टर्न वाला कंसेप्ट, कौन सा? टर्न वाला। टर्न वाले में और भी कुछ है जानने को, अभी हम बस थोड़ा सा उसमें बताए हैं, अभी रफली इतना ध्यान रखना। उस पे तो बहुत सारे थ्योरम्स अवेलेबल है, उसके पढ़ने जाओगे तो फिर खत्म। सर हम उस डेसिमल्स पे पे बहुत सारा ग्राफ प्लॉट किए थे, सबसे देख रहे थे एक्स एक्सिस से कोइंसाइड का भी कर जा रहा है, हमको अजीब लगा। हाँ हाँ, नहीं अभी तुमसे जो पूछेगा, जो एनटीएससी में अपियर होगा, बस इतना ही लेवल पूछेगा। तुम्हारे टर्म्स पे एक दो थ्योरम है, वो हम तुमको भेज देंगे, कभी उसको पढ़ लेना, जो सिर्फ और सिर्फ टर्म्स पे एप्लीकेबल है, उसके क्या क्या कंडीशन है वो सब कुछ है उसमें दिया होगा। ठीक है, अभी जितना जरूरत है वो हम बता दें, इससे ज्यादा नहीं पूछा है कभी भी, टर्म्स पे नहीं टर्म्स दोनों पे इतना ही पूछ करके छोड़ा है आपको। कुछ पूछना है लीनियर इक्वेशन में? नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करना दे देंगे, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। बट प्रॉब्लम हम अच्छे से करा देंगे, हम लोग पढ़ रखा है तो भी हम उसको बहुत तरीके से टाइप बाय टाइप करके हम उसको अच्छे से पढ़ा देंगे उसको, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बट प्रॉब्लम को एक साथ करवा देंगे। ठीक है, चलो फिर हम करते हैं आगे।